नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि बिहार एक परिचय जो इम्तियाज़ अहमद साहब की किताब है, उसको वस्तुनिष्ठ उसका जो संस्करण है उसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं और उसमें क्रम से मैं आपके लिए वीडियोस बना के ला रही हूँ ताकि जिन भाई बहनों के पास वो किताब उपलब्ध नहीं भी है या अगर वो रास्ते में है कहीं या उस किताब को अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, समय नहीं निकाल पा रहे या इस तरह की कोई भी बात हो, किसी भी वजह से वो नहीं पढ़ पाए हैं, तो फिर उनका रिवीजन भी हो जाए या उनको वो एक नज़र उनकी नज़र से दौड़ भी जाए। इम्तियाज़ अहमद साहब जो कि बीपीएससी के पूर्व क्वेश्चन सेटर भी रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि उनकी किताबों को, उनके प्रश्नों को दोहरा लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। महाजनपद से हमें शुरू करना था। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद बिहार के क्षेत्रों में स्थित थे? इसमें कुल 3 महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित थे। जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से इन 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी हमें मिलती है। इसमें 3 महाजनपद जो कि बिहार में स्थित थे, ये कौन कौन से थे? ये थे, एक तो था अंग जिसकी राजधानी थी चंपा, दूसरा था मगध जिसकी राजधानी थी राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र, और तीसरा जनपद कौन सा था? तीसरा जनपद था वज्जी, है ना, तीसरा था वज्जी। तो आगे बढ़ते हैं हम। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वज्जी की राजधानी थी वैशाली। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? वत्स महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? देखिए, बिहार के भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में अंग महाजनपद की स्थिति थी, जिसकी राजधानी मैंने अभी अभी आपको बताया चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? देखिए, प्रश्न आ ही गया। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। कब? जब बुद्ध का समय था, बुद्ध के काल में। बिहार के पटना तथा गया जिला को किस महाजनपद में शामिल करते थे? पटना और गया का जिला मगध महाजनपद में शामिल था। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? देखिए, मगध महाजनपद की राजधानी शुरू में थी गिरिव्रज, जिसे राजगीर कहते थे। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो गई, लेकिन पाटलिपुत्र जब हुई थी तो ये मगध साम्राज्य हो चुका था। बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में जब ये महाजनपद के रूप में था, उस समय इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगीर थी। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? ये चंपा नदी पृथक करती थी मगध और अंग महाजनपद को। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? वज्जी महाजनपद जो था, ये 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें 3 राज्य विशेष रूप से प्रसिद्ध थे: विदेह, वज्जी और लिच्छवी। ठीक है। खैर, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? वज्जी में चेदी राज्य सम्मिलित नहीं था, बाकी लिच्छवी, ज्ञात्रक और विदेह, ये तीनों वज्जी में सम्मिलित थे। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। लिच्छवी की राजधानी भी वैशाली में ही कही जाती थी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? गणतंत्र था वज्जी में। जैसा कि आप जानते हैं, विश्व के पहले गणतंत्र की स्थापना वज्जी में ही हुई थी, वैशाली में हुई थी। ईस्वी पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? यही मैंने अभी बोला ही आपसे, ये वैशाली में थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक कौन था? प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से इसमें से एक था अंग। बाकी चंपा तो अंग की राजधानी ही थी, वैशाली भी राजधानी थी और नालंदा राजगृह का भाग था। आगे बढ़ते हैं। महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? पावापुरी मल्लों की राजधानी थी। ठीक है, मल्लों की राजधानी थी, मल्लगण राज्य की।
आगे हम जैन धर्म के प्रश्नों को देखेंगे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर भी ये थे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर के जन्मस्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? अभी मैंने आपको बताया ये बिहार के वैशाली जिले में है। महावीर का जन्म आमतौर पे 540 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किनसे था? इनका संबंध था वज्जी संघ से। महावीर स्वामी की माता त्रिशला कहाँ की राजकुमारी थी? ये लिच्छवी राजकुमारी थी। लिच्छवी के प्रमुख जो थे राजा चेतक की बहन थी ये। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था, जहाँ पे फिर इनको निर्वाण की प्राप्ति भी हुई थी। पावापुरी बिहार के नालंदा में स्थित है। महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण कहाँ हुआ था? अभी अभी हमने बात की, इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए, अब ये यहाँ से हालांकि महत्वपूर्ण तो सभी कुछ है, लेकिन यहाँ से कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण शुरू हो जाता है, क्योंकि जैन संगीतियाँ जो हुई हैं ये दो ही हुई हैं। पहली जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, और ये कब हुआ था? ये 310 ईस्वी पूर्व में हुआ था। देखिए, ऑप्शंस तो आंसर लिखे ही हुए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी साथ में बताती चलूँगी जो रिलेटेड फैक्ट्स होंगे। कई सारे प्रश्नों में ऐसा आपको मिलेगा। ऐसा आपको लग रहा होगा कि मैम तो बस पढ़ती जा रही हैं, बोलती जा रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ पढ़ के नहीं बोल रही, बल्कि कुछ फैक्ट्स भी जहाँ पे मुझे ज़रूरी लगेगा वहाँ मैं इंक्लूड करती चलूँगी। और आपने इस बात पे भी गौर किया ही होगा अगर आपने वीडियोज़ को पूरा देखा है तो। चलिए दूसरा अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, पहले प्रथम जैन संगीति की बात मैं कर रही थी जो 310 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 310 BC में हुआ था। ठीक है, इसको BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ये बिफोर क्राइस्ट क्या होता है? एक टाइमलाइन होती है। टाइमलाइन में एक ईयर को बेस ईयर मान लिया गया, उस साल को जिस साल क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, इसको मान लिया गया। इसके पहले हम जैसे जैसे जाएंगे वो BC होगा, बिफोर क्राइस्ट होगा, है ना। 1 BC, 2 BC, 3 BC, तो ये बैक जाते जाएंगे हम। ठीक है, ये बैक काउंटिंग में चलेगा। जबकि इधर जब हम आएंगे तो 1 AD, 2 AD ऐसे आगे चलेगा। ठीक है, तो काफ़ी शॉर्ट में मैंने बताया इसको आपको। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक भी थे। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। ठीक है, स्थूलभद्र। इस जैन संगीति में ना हुआ क्या था कि जैन धर्म जो था वो श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर भी विभाजित हो गया था। साथ ही जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन भी इसी जैन संगीति में, प्रथम जैन संगीति में हुआ था। देखिए, ये आ ही गई बात कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसमें क्या क्या कार्य किए गए? जैन धर्मों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया, ऐसा नहीं किया गया था। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया, अभी मैंने आपको बताया। और जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर दिगंबर में विभाजन हुआ। तो यहाँ पे B सही है। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? देखिए, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे वसु पूज्य, इनकी जन्मस्थली थी चंपा। वही चंपा जो अंग की राजधानी थी, और अंग महाजनपद जो भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र था। यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में नहीं दिया है क्योंकि बिहार में नहीं हुई थी ये, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वल्लभी, गुजरात में। ठीक है, गुजरात के वल्लभी में हुई थी 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी में ये हुई थी। इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण। देवर्धि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन करके लिपिबद्ध किया गया था। जो यहाँ ऑप्शन ए था ना इस प्रश्न में, 10वें प्रश्न में, ये वाला, ये द्वितीय संगीति में किया गया था।
तो इसके बाद बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है, बौद्ध धर्म के प्रश्नों की शुरुआत होती है। कहने का मतलब बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम जब इन्होंने गृह त्याग कर दिया तो सबसे पहले ये कहाँ गए थे? ये सबसे पहले गए थे वैशाली के पास अलार कलाम का आश्रम था, वहाँ पे ये सबसे पहले गए थे। इन्होंने गृह त्याग जो किया था ना 29 वर्ष की आयु में किया था। इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। आप सब ये जानते ही होंगे, फिर भी बता रही हूँ। महाभिनिष्क्रमण इनके गृह त्याग की घटना को कहते हैं। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 6 वर्ष लगभग इन्होंने तपस्या की थी। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? ये इन्हें मिले थे उरुवेला में। उरुवेला में इनको 5 ब्राह्मण मिले थे और कौंडिन्य मिले थे। उरुवेला बोधगया के पास है, बोधगया में है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? भाई बहुत आसान प्रश्न है, बहुत। बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध किस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? इन्हें निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, उस नदी का ही एक नाम है। कौन सी नदी है ये? फल्गु नदी है, जिसको निरंजना भी कहे, इसकी एक धारा निरंजना कही जाती है। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? जो अब देखिए, जैन संगीतियाँ तो हमने देख ली, कुल कितनी हुई थी? 2 हुई थी। एक हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरी वल्लभी गुजरात में। पहली हुई थी 310 में और दूसरी 310 ईस्वी पूर्व में, और दूसरी कब हुई थी? दूसरी 512 ईस्वी में हुई थी। लेकिन अब बौद्ध संगीति की बात आई है। बौद्ध संगीतियाँ कुल 4 हुई हैं, ठीक है, 4, जिसमें से 3 बिहार में हुई है, प्रथम 3, और एक जो हुई है वो कश्मीर में हुई है, कुंडलवन में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। पहले बता दूं कि बौद्ध संगीति पहली हुई कब थी? ये 483 ईस्वी पूर्व में, 483 बीसी में हुई थी। ये हुई थी राजगृह में, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय शासक थे अजातशत्रु, जो हर्यन वंश के शासक थे, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप। तो चलिए देखा जाए इसमें कार्य क्या हुआ था। इसमें ना विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था, यानी यहाँ पे बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त और विनय पिटक में हुआ था। यही इसका सही आंसर है, बी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें कौन कौन से कार्य किए गए? देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में, यानी लगभग 100 वर्ष के बाद हुआ द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन। इसके अध्यक्ष थे सर्वकामी, सर्वकामी नाम था इनका। शासक थे शिशुनाग वंश के कालाशोक, ठीक है, और वैशाली में ये हुई थी। अब इसमें क्या क्या किया गया था? इसमें बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंघिक में विभाजित हो गया था। आपने देखा था जैन संगीति, तो पहली ही संगीति में जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर में बट गया था, लेकिन बौद्ध संगीति जो दूसरी हुई ना, उसमें महासंघिक और स्थाविर में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया दूसरी संगीति में। यानी यहाँ पे ऑप्शन कौन सा? ए सही है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें कौन से कार्य किए गए? देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ 247 बीसी में। इस समय शासक थे अशोक, मौर्य वंश के महान शासक थे अशोक, इनके शासनकाल में हुआ था। और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस, मोगलीपुत्र तिस। ये प्रश्न इस तरीके से दिए नहीं गए हैं क्योंकि इन्होंने तो रैंडमली प्रश्न उठाया है और कई जगह पर पाठकों के ऊपर भी छोड़ा है। जो स्टूडेंट होता है उसका काम होता है स्टडी करना, तो जहाँ पे आप फंस रहे हैं प्रश्नों में वहाँ तो डीपली आपको जाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो आपकी इसी मेहनत को मैं कर दे रही हूँ और मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। तो इसमें कार्य क्या हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति में? 2 पिटक तो पहले ही बन चुके थे, विनय पिटक और सुत्त पिटक। तीसरा पिटक था अभिधम्म पिटक, ये इसमें जोड़ा गया। कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। 247 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हालांकि ये यहाँ पे 251 ईस्वी पूर्व लिखते हैं, लगभग लिखा हुआ है। देखिए 3-4 वर्ष का अंतर है, तो ये ठीक है। 247 और 251 दोनों जहाँ पे हो वहाँ पे आप 251 को ठीक करेंगे, और अगर 251 नहीं है 247 है तो आप इसको टिक करेंगे।
निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? महात्मा बुद्ध का इन तीनों से ही घनिष्ठ संबंध रहा है। बोध गया से भी संबंध इनका रहा है, बोध गया में तो इनको ज्ञान की प्राप्ति ही हुई थी। राजगृह में भी इनका आप देखोगे कि नालंदा वगैरह के पास इनका घनिष्ठ संबंध रहा है काफ़ी। राजगीर में भी ये काफ़ी इनकी कर्मभूमि रही है यहाँ पे, और वैशाली से तो रहा ही है। तो इस तरीके से इन तीनों से ही महात्मा बुद्ध का संबंध रहा। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी में जब क्या क्या बताया था, किन किन कारणों को बताया था, तो इन्होंने बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, इन तीनों की बात की थी। इसलिए डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। बोध गया में महाबोधि मंदिर वहाँ बनवाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध पैदा तो हुए थे नेपाल के कपिलवस्तु में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था सारनाथ में, जानती हैं आप। इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, जिसका नाम उस समय कुशीनारा था। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा सही? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। ठीक है, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। देखिए, इनके बारे में कुछ और बता दूं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी हैं। बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न हैं और जैन धर्म में भी त्रिरत्न हैं। इन पे प्रश्न भी आते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? मैं यहाँ लिख रही हूँ, बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। त्रिरत्न दोनों में है, बौद्ध धर्म में भी हैं, जैन धर्म में भी हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न बता दूं आपको, ये कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये तीन रत्न हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है, इसके अलावा बौद्ध धर्म के बारे में आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? बौद्ध धर्म के बारे में इसके अलावा और आप ये जान सकते हैं कि बुद्ध के उपदेशों का सार किसमें है? बुद्ध के उपदेशों का सार है प्रतीत्य समुत्पाद में। प्रतीत्य समुत्पाद में बौद्ध धर्म के उपदेशों का, बुद्ध के उपदेशों का सार है। इसके अलावा इन्होंने बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य भी दिए थे। क्या क्या हैं 4 आर्य सत्य? हैं दुख, दुख समुदाय, इसके अलावा दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे बौद्ध धर्म के। साथ ही बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग भी इन्होंने प्रतिपादित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की तो काफ़ी बातें हो गई। मगध साम्राज्य का उत्थान, अब हम इस टॉपिक पे आते हैं। मगध साम्राज्य के उत्थान के विषय में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और मैं जानती हूँ आज की वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिमाग और सोच और स्टडी की भी एक लिमिटेशन होती है। प्रश्नों को आप सॉल्व करें ना, आप पढ़ तो नहीं रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपको मिल रही हैं। जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो थोड़ा सा संभल के चलना होता है हमें, ताकि जो मिल रहा है वो हम ग्रहण कर सकें। अदरवाइज़ आप जानते हैं साइंस में वर्क की परिभाषा जब हम पढ़ते हैं तो जब तक बल लगे और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तभी वर्क डन कहा जाता है। तो वीडियो आप देखें और इसका लाभ भी आपको होना चाहिए। तो थोड़ा कुछ प्रश्न मैं डिस्कस करूंगी मगध साम्राज्य के उत्थान के। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है मगध साम्राज्य को, मगध को। ठीक है, मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज। बाद में जाके मगध की राजधानी हो गई पाटलिपुत्रा। देखिए प्रश्न आ ही गया, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? ये थी गिरिव्रज में। राजगृह, राजगीर, गिरिव्रज जो भी आए। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था? ये राजवंश था बृहद्रथ। बृहद्रथ राजवंश इस महाभारत और पुराणों में चर्चा मिलती है। जो जरासंध के पिता थे बृहद्रथ, इन्होंने बृहद्रथ राजवंश की शुरुआत की थी।
मगध जनपद का संस्थापक कौन था? मगध जनपद का संस्थापक वृहदत्त और जरासंध को माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर इस चीज को हम इग्नोर कर जाते हैं। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, देखिए अभी तक मगध जनपद चल रहा था, मगध का प्रथम वंश चल रहा था, लेकिन अब आ गया मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। ये माना जाता है बिंबिसार को। बिंबिसार हर्यक वंश के थे, ठीक है, हर्यक वंश, इसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। इसे ही अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो हर्यक वंश को मगध का पहला राजवंश माना जाता है। हालांकि पुराणों और महाभारत के अनुसार तो वृहदत्त वंश है, अभी हमने बात की भी। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईस्वी पूर्व से 493 ईस्वी पूर्व तक था। बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे? बिंबिसार और अजातशत्रु अभी मैंने आपको बताया हर्यक वंश के थे। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते थे। पितृहंता क्यों? क्योंकि इस वंश में लगातार ऐसी आप देखेंगे घटनाएं कि बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की और तब वो राजा बना। अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। उदयन ने भी अपने पिता की यानी अजातशत्रु की हत्या की, फिर वो राजा बना। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। बिंबिसार को श्रेणिक और अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र भी था, यानी बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब आरंभ हुआ? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आरंभ होता है बिंबिसार के शासनकाल में, इसलिए तो इन्हें मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया? बिंबिसार की एक खास नीति थी, इन्होंने विवाह के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करने का तरीका अपनाया था। इन्होंने कौशल देवी से विवाह किया। कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इन्होंने चेल्लन्ना से विवाह किया। चेल्लन्ना जो थी ये वैशाली की राजकुमारी थी। और खेमा से विवाह किया। खेमा पंजाब की राजकुमारी थी, ठीक है। चेल्लन्ना देखिए लिखा भी है, वैशाली वज्जी संघ की, खेमा पंजाब की और कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित किया था। ब्रह्मदत्त कहाँ के राजा थे? ब्रह्मदत्त राजा थे अंग के, ठीक है, अंग के राजा थे। इन्होंने ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग राज्य जीता था, अंग को मगध में मिला लिया था। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? अजातशत्रु था। अभी मैंने आपको बताया कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। अजातशत्रु का शासनकाल 493 से 461 ईस्वी पूर्व यानी BC था। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? ये स्थापना की थी अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने दुर्ग और स्तूप की स्थापना की थी राजगीर में, ठीक है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। माफ़ी चाहती हूँ, 2 दिन का ब्रेक हो गया। मैं कोशिश करूँगी कि हर दिन वीडियो आए इसका, ठीक है। लेकिन आप देखिए और हमें प्यार दीजिए अपना, हमें अपना रिस्पॉन्स दीजिए ताकि हमें लगे कि हमने मेहनत सार्थक दिशा में की है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।